नमस्कार, खबरों का पंचनामा देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। हम लेकर आए हैं देश और दुनिया की 5 बड़ी खबरें, जिसपे चर्चा के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। सबसे पहले नजर हेडलाइंस पर। बांग्लादेश की नई सरकार को पीएम मोदी का सीधा संदेश, कहा हिंदुओं की सुरक्षा सुनिश्चित हो। तो दूसरी तरफ पीएम मोहम्मद यूनुस ने भी कबूला, अल्पसंख्यकों को चुन चुन कर बनाया गया निशाना। मनीष सिसोदिया को 17 महीने बाद सीबीआई ईडी केस में मिली बेल, सुप्रीम कोर्ट ने दी बड़ी राहत। आम आदमी पार्टी में जश्न, बीजेपी बोली बेल मिली, बरी नहीं हुए हैं सिसोदिया। संसद की कार्यवाही अनिश्चितकाल के लिए स्थगित, 3 दिन पहले खत्म हुआ मॉनसून सत्र। राज्यसभा में जगदीप धनखड़ से भिड़ी जया अमिताभ बच्चन। वह बोर्ड संशोधन बिल पर जेपीसी का हुआ गठन, कुल 31 सदस्यों की बनाई गई कमेटी। ओवैसी, गौरव गोगोई, इमरान मसूद से लेकर विपक्ष के कई बड़े नेता का नाम शामिल। दिल्ली से गिरफ्तार आईएसआई का वांटेड आतंकी रिजवान, तो पंजाब सीएम को आतंकी पन्नू की धमकी। 15 अगस्त को तिरंगा न फहराने की दी सलाह। खबरों की शुरुआत में सबसे पहले बात बांग्लादेश की नई सरकार को पीएम मोदी के कड़े संदेश की। बांग्लादेश में कई दिनों की अशांति, हिंसा और राजनीतिक उथल फुथल के बाद अंतरिम सरकार का गठन हो गया है। मोहम्मद यूनुस ने अंतरिम सरकार के प्रमुख के रूप में शपथ भी ले ली है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शपथ ग्रहण के बाद मोहम्मद यूनुस को ट्वीट कर बधाई दी और बांग्लादेश में हिंदुओं सहित सभी नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने की मांग की। पीएम मोदी ने ट्वीट में लिखा कि हम हिंदुओं और अन्य सभी अल्पसंख्यकों समुदाय की सुरक्षा सुनिश्चित करते हुए सामान्य स्थिति में जल्द से जल्द वापसी की उम्मीद करते हैं। तो दूसरी तरफ मोहम्मद यूनुस ने भी कबूल कर लिया कि बांग्लादेश में हिंसा के दौर के बीच हिंदुओं, सिखों, बौद्धों और ईसाइयों समेत दूसरे अल्पसंख्यकों को चुन चुनकर जानबूझकर निशाना बनाया गया है। अंतरिम सरकार के गठन होते ही पीएम मोदी ने सीधा संदेश दे दिया है कि हिंदुओं के साथ कोई बदतमीजी नहीं होनी चाहिए। लेकिन ये विपक्ष क्यों चुप बैठा है? देखिए, विपक्ष तो अपनी गंदी राजनीति कर ही रहा है। राहुल गांधी हिंदुओं के अत्याचार के ऊपर एक भी शब्द वो नहीं बोले। हालांकि नई सरकार उसको बधाई तो दी, लेकिन हिंदुओं के सवाल को नहीं उठाया। अब प्रधानमंत्री मोदी ने सीधे सीधे धमकी भरे अंदाज में ये बात कही है। पहली बार ऐसा हो रहा है कि विदेश में हिंदुओं के ऊपर अत्याचार हो रहा है तो हिंदुस्तान में उस पर एक्शन हो रहा है। एक कमेटी बनाई गई है, एक हिस्टोरिक कमेटी बनी है जो बंगाल के अंदर हिंदुओं के ऊपर हो रहे अत्याचारों के ऊपर नजर रखेगा और डोभाल साहब ने इसकी कमान संभाली है। तमाम तरह के अधिकारियों को उसमें लिया गया है। सीधा सीधा नए सरकार को यह चुनौती दी गई है और इसका असर भी साफ साफ दिख रहा है। यूनुस साहब ने न सिर्फ स्वीकार किया कि अत्याचार हो रहा है यहां पे हिंदुओं के ऊपर, बल्कि उन्होंने अभी थोड़ी देर पहले यह बयान भी दे डाला कि अगर हिंदुओं के ऊपर हमला बंद नहीं हुआ तो मैं इस्तीफा दे दूंगा। क्यों? क्योंकि जमाते इस्लामी वाले वहां पे तमाशा कर रहे हैं। तो जमाते इस्लामी को उन्होंने साफ साफ संदेश दिया है कि अगर मुझसे नेतृत्व करवाना चाहते हो, नई सरकार को मैं चलाऊं, अगर ये चाहते हो तो मेरे नाक के नीचे अल्पसंख्यकों के ऊपर कोई इस तरह की घटना नहीं होनी चाहिए। तो एक बड़ा डेवलपमेंट है। पहली बार हिंदुस्तान की सरकार ने, चाहे वो अफगानिस्तान में कुछ होता हो, पाकिस्तान में होता हो या किसी भी देश में जहां हिंदुओं के ऊपर अत्याचार होता है, तो आजाद भारत में पहली बार किसी सरकार ने इस तरह का एक्शन लिया है। जी, अब बात करते हैं दिल्ली शराब घोटाले में मनीष सिसोदिया को मिली आजादी की। 530 दिन के लंबे इंतजार के बाद आज मनीष सिसोदिया को सुप्रीम कोर्ट ने जमानत दे ही दी। सिसोदिया को दिल्ली शराब नीति घोटाले से जुड़े सीबीआई और ईडी यानी दोनों ही केस में राहत मिली है। 10 लाख के निजी मुचल के हर सोमवार को थाने में जाकर हाजिरी लगाने का आदेश, साथ ही उनका पासपोर्ट जब्त करने के आदेश दिए गए हैं। आम आदमी पार्टी ने सिसोदिया को मिली जमानत को सत्य की जीत बताया है। तो बीजेपी का कहना है कि मनीष सिसोदिया केस से बरी नहीं हुए हैं, वो आज भी गुनाहगार है। हालांकि लंबा इंतजार करना पड़ा, 530 दिन, लगभग 17 महीने, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने आज जमानत क्यों दे दी? जमानत 3 ग्राउंड्स पे मिले हैं।
सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि ईडी से कि आप इतना टाइम क्यों ले रहे हो। पिछली बार जब इनके बेल को हमने रिजेक्ट किया था तो आपने कहा था कि 3 जुलाई तक सब कुछ खत्म हो जाएगा, लेकिन कोर्ट को लगा कि ये अभी लंबा चलेगा, इसलिए जमानत मिली। दूसरी चीज, कोर्ट ने कहा कि ये किसी भी आरोपी का अधिकार है कि स्पीडी ट्रायल हो और आपका जुर्म कितना भी भयानक क्यों ना हो, लेकिन आपको यह संविधान अधिकार देता है कि आप आर्टिकल 21 के तहत स्पीडी ट्रायल, ये नहीं कि आपने कुछ किया और लंबा आप नप गए। तो वो एक बात जो सुप्रीम कोर्ट ने माना। अब देखना यह है कि सुप्रीम कोर्ट यही यार्डस्टिक बाकी के केसेस में लगाते हैं क्या, क्यों नहीं, क्योंकि छोटे छोटे आरोपों में भी कई सारे लोग 10 साल, क्योंकि सबकी तो औकात नहीं है ना कि अभिषेक मनु सिंघवी जैसे लॉयर को हायर कर सके। लाख रुपए कौन देगा। तो ये एक मसला है जो सुप्रीम कोर्ट को ध्यान देना चाहिए। तो ये कि स्पीडी ट्रायल जो है वो एक फंडामेंटल राइट है, उसके आधार पे बेल मिली है। और तीसरा जो सबसे अहम है वो ये कि कोई भी केस में जब कभी भी किसी आरोपी को आप हिरासत में रखते हैं तो ये हिरासत का पीरियड जो मिनिमम सेंटेंस है उस आरोप में, उसके 50% समय तक अगर आपने जेल में उतना टाइम व्यतीत कर दिया तो बाय डिफॉल्ट बेल मिल जाती है। तो इस केस में जो आरोप लगे हैं, मिनिमम सजा 3 साल है, मैक्सिमम सजा 10 साल है, तो ऑलरेडी 1.5 साल के आसपास इनका जो है वो समय पूरा हो गया। ये इन 3 कारणों से उनको बेल मिली है, बरी नहीं हुए हैं। यही सुप्रीम कोर्ट, यही हाई कोर्ट अभी भी मनीष सिसोदिया को शराब घोटाले का चीफ आर्किटेक्ट मान रहा है। यही सुप्रीम कोर्ट अपने फैसले में यह कह रहा है कि आम आदमी पार्टी ने लूट मचाई है, घोटाला हुआ है और पैसा आम आदमी पार्टी के चुनाव में लगा, और ये सारी चीजें उसके पीछे अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया है। जी, अब आज संसद में विपक्ष के हंगामे की, लोकसभा और राज्यसभा दोनों में आज विपक्ष ने जमकर हंगामा किया। लोकसभा में जहां वक्फ बोर्ड विधेयक को लेकर हंगामा हुआ तो वहीं राज्यसभा में जया बच्चन के मामले में जोरदार हंगामा हुआ। इस बीच हंगामे के चलते राज्यसभा और लोकसभा की कार्यवाही को अनिश्चितकाल के लिए स्थगित करना पड़ा। पर आज विपक्ष का रवैया वाकई में शर्मनाक रहा। समाजवादी पार्टी की सांसद जया अमिताभ बच्चन ने सभापति की टोन पर सवाल उठाए। सभापति जगदीप धनखड़ काफी ज्यादा भड़क उठे और मर्यादित आचरण की नसीहत भी दी। विपक्षी सदस्यों ने दादागिरी नहीं चलेगी के नारे लगाते हुए वॉकआउट कर दिया। तो वहीं जेपी नड्डा ने निंदा प्रस्ताव भी पेश कर दिया। हमारे देश के विपक्ष को क्या हो गया है? देखिए, आज जो कुछ भी हुआ बड़ा शर्मनाक है, और जिस तरह का बिहेवियर जया अमिताभ बच्चन ने किया वो बदतमीजी है, शेयर बदतमीजी है, और इसके लिए उनको पनिशमेंट मिलना चाहिए। सभापति महोदय को इनको कम से कम 2-4 महीने के लिए राज्यसभा से सस्पेंड, निष्कासित कर देना चाहिए, इसमें कोई डाउट नहीं है। क्या हुआ था मसला? एक तो आप जबरदस्ती तमाशा क्रिएट करते हो और उसके बाद उपराष्ट्रपति से माफी भी मांगते हो, झूठ भी बोलते हो और अनर्गल प्रलाप भी करते हो। ये तो किसी भी दुनिया की किसी भी डेमोक्रेसी में नहीं चल सकता। हिंदुस्तान में डेमोक्रेसी है, इसका मतलब यह नहीं कि आप एनार्की क्रिएट करें, आप राष्ट्रपति को गालियां दें, उपराष्ट्रपति को गालियां दें, प्रधानमंत्री को गालियां दें, यह नहीं चल सकता। मामला बहुत ही छोटा सा था। जब इनको कहा गया कि भाई आप आए, तो एक बार फिर धनखड़ साहब ने इनका पूरा रजिस्टर्ड नाम, जिस नाम से वो सदस्य बनी हुई है, जया अमिताभ बच्चन, इनको दिक्कत यह है कि उनको जया बच्चन के बजाय जया अमिताभ बच्चन बुलाया जाता है, इसलिए उनको मिर्ची लग रही है। बस इतना, क्योंकि ऑलरेडी पीछे हो चुका था, उन्होंने फिर यह कह दिया कि आपका टोन ठीक नहीं है, आपका बॉडी लैंग्वेज ठीक नहीं है। तो यह तो बदतमीजी है। आपको अगर आपका जो पूरा जो है चरित्र जो है वो कुंठित हो गया है, आपकी अपनी समस्याएं चल रही हैं जीवन की, तो वो संसद है, भड़ास मिटाने का कोई अखाड़ा नहीं वहां पे।
कि आप दुनिया भर के अपने पर्सनल और पारिवारिक प्रॉब्लम को लेकर के आए और वहां पे भड़ास निकाले। यहां सुनने वाला कोई नहीं है और बाहर निकल करके आपने झूठ बोलना शुरू कर दिया। क्या आपसे कहा गया कि यू मे बी सेलिब्रिटी बट आई डोंट केयर? ये बात धनखड़ साहब ने नहीं कही। और कम से कम आपको यह मर्यादा होनी चाहिए कि अगर कोई प्रॉब्लम है चेयर को लेकर के, उसका एक तरीका है, एक ट्रेडिशन है कि आप चेयर को लेकर के सदन के बाहर बात नहीं कर सकते। आपने मीडिया को बुला करके प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दिया। इसका खामियाजा जया अमिताभ बच्चन को भुगतना पड़ेगा। तो राज्यसभा में आज जमकर बवाल हुआ तो लोकसभा में अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री किरण रिजिजू ने जेपीसी के 31 सदस्यों के नाम को बताया। दरअसल कल ही लोकसभा में वह बिल 2024 पेश किया गया था। विपक्षी दलों ने इस बिल का विरोध करते हुए इसे मुस्लिम विरोधी बताया था। विपक्ष की आपत्ति और भारी विरोध के बीच में यह बिल लोकसभा में बिना किसी चर्चा के जेपीसी को भेज दिया गया। अब जेपीसी का गठन भी हो चुका है। 31 सदस्यों की लिस्ट भी सामने आ चुकी है, जिसमें 21 सदस्य लोकसभा और 10 सदस्य राज्यसभा से हैं। लिस्ट में जगदंबिका पाल, निशिकांत दुबे, तेजस्वी सूर्या, अपराजिता सारंगी, संजय जायसवाल, दिलीप सैकिया, अभिजीत गंगोपाध्याय, डीके अरुणा, गौरव गोगोई, इमरान मसूद, मोहम्मद जावेद, मौलाना मोहिबुल्ला, कल्याण बनर्जी, ए राजा, श्री लालू, श्री कृष्ण देवरायलू, दिलेश्वर कमात, अरविंद सावंत, सुरेश गोपीनाथ, नरेश गणपत, अरुण भारती और असदुद्दीन ओवैसी का नाम शामिल है। लिस्ट भी सामने आ चुकी है। जेपीसी का गठन हो गया है। अब विपक्ष की आगे की रणनीति क्या होगी? देखिए, अब कोई रणनीति काम नहीं करेगा। चूंकि ये लोग ये कह रहे थे कि मुसलमानों के खिलाफ है, ये सारा कुछ है, ये तानाशाही है। सरकार ने बड़ा दिल दिखाया, बड़ा दिल दिखाया है। आप इस बात को समझिए। सरकार चाहती लोकसभा में इनके पास ब्रूट मेजॉरिटी है, आराम से पास हो गया होता। लेकिन चूंकि ये लोग प्रोपेगेंडा करते कि देखिए ना डिस्कशन हुआ, ना कुछ हुआ, सारा कुछ हो गया, मुसलमानों को खिलाफ है, तो सरकार ने कहा अच्छा ठीक है, चलो भाई एक कमेटी बनाते हैं। कमेटी के अंदर, स्टैंडिंग कमेटी में सारी चीजें डिस्कस कर लेना, क्या घटाना है, क्या बढ़ाना है। अब अगले सेशन के आखिरी दिन तक इस रिपोर्ट को देना है। मतलब अगले सेशन में ये स्टैंडिंग कमेटी से बाहर आ जाएगा, तो वो मीटिंग्स भी होंगी। जगदम्बिका पाल सबसे सीनियर मोस्ट हैं, वो स्टैंडिंग कमेटी के, वो उसको लीड करेंगे। लेकिन अच्छी बात क्या है, ये तमाम ये बहरूपिये अपने आप को मुस्लिम लीडर बताने वाले, लोकसभा के अंदर बवाल क्रिएट करने वाले, इन सबका नाम है। सबसे ज्यादा ओवैसी घूम घूम के कह रहे कि भाई मुसलमानों के खिलाफ है, हमारी मस्जिद चली जाएगी, हमारी मजारें छीन जाएंगी, है ना। उनको भी डाल दिया है। अब आप अपने तमाम प्रॉब्लम्स को वहां पे आप डिस्कस कर सकते हैं। अच्छी बात क्या है, अब तक ये ट्रेडिशन रहा है, जो मुझे उम्मीद नहीं है कि जब इस तरह के सिलेक्ट कमेटी, स्टैंडिंग कमेटी, जेपीसी वगैरह जब बनती है, तो वहां पे जो लोग मौजूद होते हैं वो पार्टी से बंधे हुए नहीं होते। पार्टी पॉलिटिक्स के आधार पे, पार्टी के लाइन के आधार पे वहां पे डिस्कशन नहीं होता। और चूंकि वहां पे डिस्कस की हुई हर चीजें वहां पे मौजूद होती है, उसका एक प्रोसीजर है। तो जो कुछ भी ये जो 44 बदलाव हुए हैं, उसमें कुछ बदलाव होगा और ये बिल वापस लोकसभा आएगा। और मुझे यकीन है कि ये तमाम जो सवाल अभी उठाए जा रहे हैं, सरकार ने इस व्यवस्था से ये तो हटा ही दिया कि फैसला जानबूझकर मुसलमानों को परेशान करने के लिए बनाया जा रहा है। अब जब स्टैंडिंग कमेटी से ये पास होकर के आ जाएगा, तो आप कह सकेंगे कि ये सभी दलों के मन मुताबिक कानून बना है। जी, अब बात आज की आखिरी खबर की। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने आतंकवादी संगठन इस्लामिक स्टेट ऑफ इराक एंड सीरिया यानी कि ISIS के पुणे मॉड्यूल के एक सदस्य को गिरफ्तार किया है। अधिकारियों ने इस बारे में जानकारी देते हुए बताया कि इस वांटेड आतंकवादी का नाम रिजवान अब्दुल हाजी अली है और वो दिल्ली के दरियागंज का रहने वाला है। अब इस आतंकवादी के बारे में एक बड़ा खुलासा हो गया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक आतंकी रिजवान पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI के ISIS
NIS मॉड्यूल का हिस्सा है और उसके हैंडलर पाकिस्तान में है। इसी बीच सिख फॉर जस्टिस के आतंकी गुरवंत सिंह पन्नू ने पंजाब के मुख्यमंत्री भगवत मान को धमकी दी है। खालिस्तानी समर्थक पन्नू ने कहा है कि सीएम भगवत मान को पंजाब में तिरंगा नहीं फहराना चाहिए क्योंकि पंजाब भारत का हिस्सा नहीं है। आतंकी पन्नू ने यह भी कहा कि 15 अगस्त को भगवत मान को तिरंगा फहराने से रोका जाए, जो ऐसा करेगा सिख फॉर जस्टिस 1 करोड़ रुपए उसे देगा। क्या एक बार फिर से 15 अगस्त से पहले एक बड़ी साजिश रची जा रही है? बिल्कुल साजिश रची जा रही है। ये ISI का आतंकी पकड़ा गया है, पाकिस्तान के द्वारा ट्रेंड किया गया था और खबर ये आ रही है कि वो बहुत दिल्ली के कई सारे पॉश इलाकों की वो रेकी कर रहा था और उसे पकड़ लिया गया। तो एक तो ISI का लिंक आपको समझ में आ रहा है, दूसरी तरफ ये ISI का एक दलाल है जिसका नाम हरिपदवंत पन्नू है। उसने कल एक वीडियो डालकर धमकी दी है। धमकी किसे दी है? उसका एक हिस्सा भगवंत मान का है। भगवंत मान को कहा है कि पंजाब के अंदर तिरंगा मत फहराना, तिरंगा फहराओगे तो फिर बहुत बड़ी दुश्मनी हो जाएगी। लेकिन उसने दिल्ली के बारे में भी कहा कि दिल्ली में कोहराम मचाना है और जो कोई भी लाल किले का झंडा हटा देगा उसे $5 लाख दिया जाएगा। अब इस चीज को समझ लीजिए, पहले भी उसने धमकियां दी और जो बात उसने कही वो बातें सही हो गई। और उसने ये भी कहा कि किसान सिख सारे लोग दिल्ली घुस जाओ। राहुल गांधी क्या कर रहे हैं? राहुल गांधी किसान नेताओं से मिल रहे हैं। ट्रैक्टर मार्च होने वाला है 15 अगस्त को ही। ये एक बार, 2 बार, 3 बार, बार कोइंसिडेंस हो सकता है? ये पॉसिबल नहीं है। ये हर बार जब पन्नू कुछ कहता है और वो चीजें हो जाती है और उसमें हिंदुस्तान की पॉलिटिकल पार्टीज का बाकायदा उसमें हाथ होता है, ये क्यों ना माना जाए? एक बार कोइंसिडेंस होगा, 2 बार होगा, बारंबार यही हो रहा है, तो इसका मतलब है कि देश में ये पन्नू जैसे पाकिस्तानी दलाल, उससे तो खतरा है ही, लेकिन उनको समर्थन देने वाले, उससे माल खाने वाले कई सारे मीर जाफर हिंदुस्तान के अंदर हैं। सरकार को इस तरह के एलिमेंट्स के ऊपर बहुत ही निर्ममता से कार्रवाई करनी चाहिए। जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर बातचीत के लिए। धन्यवाद। खबरों का पंचनामा में आज के लिए फिलहाल इतना ही। देश विदेश की बाकी खबरों और उनके सटीक एनालिसिस के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी। हमें लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।